ये करंट अफेयर का लेक्चर 3 होगा। इससे पहले मैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अपलोड कर चुका हूँ। ये जो करंट अफेयर होगी ये आपके चाहे यूपी पीसीएस हो, यूके पीसीएस हो और हरियाणा पीसीएस हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज देखते हैं हम कि कौन कौन सी जो न्यूज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखो, कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। ये कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 के अंदर इसको जब अर्थ समिट हुआ था तो वहाँ पर इसको साइन करने के लिए लाया गया था। ये एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है। मल्टीलैटरल ट्रीटी का मतलब ये होता है कि काफ़ी सारे लोग, अमेरिका ने इसको साइन किया है, हालांकि अमेरिका ने इसको साइन नहीं किया था, और जापान ने साइन किया है, इंडिया ने साइन किया, काफ़ी, तो इसको बोलते हैं मल्टीलैटरल। इस ये कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल के 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है कंजर्वेशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कि हमको जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि प्लांट्स और एनिमल्स और इनको बचा कर रखना है, बायोडाइवर्सिटी को। दूसरा है सस्टेनेबल यूज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट, जो बायोडाइवर्सिटी होती है इसके कंपोनेंट्स को, जो इसका यूज़ होता है उनको सस्टेनेबल यूज़ करना। फॉर एग्जांपल कोई भी प्लांट्स है हमारे, कैंसर के यूज़ आता है, कोई प्लांट्स एग्जांपल ले लेते हैं। अब सपोज करो कि ये कैंसर के काम आता है। अगर इस प्लांट्स को हर कोई मतलब यूज़ करना शुरू कर दे, यूज़ करने का सेंस ये हुआ कि बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ करना शुरू कर दे, तो इसकी ये जो प्लांट्स होगा ये बहुत कम हो जाएगा, और जिसके कारण कैंसर से बनने वाली दवाई की कमी हो जाएगी। तो इसलिए क्या करना है, प्लांट्स का यूज़ भी करना है और उसको सस्टेनेबली यूज़ करना है, ऐसा ना हो कहीं कि ये लुप्त हो जाए। तीसरा इसका कंपोनेंट है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द अराइजिंग। सपोज करो आपने कोई ऐसी रिसर्च कर ली है डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी से रिलेटेड, कि उससे कोई बेनिफिट होता है। तो वो बेनिफिट ये होगा, सपोज करो जैसे ही उत्तराखंड के अंदर, यूके के अंदर क्या हुआ, उत्तराखंड के अंदर वहाँ पर एक मेडिसिन्स मिलती थी। तो वहाँ के जो लोकल लोग थे वो किसी के काम आती, तो वहाँ के लोकल लोग उसको काफ़ी टाइम से, मतलब बहुत कई सालों से यूज़ करते हुए आ रहे थे। तो वो वहाँ की एक प्लांट्स को उत्तराखंड का था, और उत्तराखंड के लोगों पर, वहाँ के रहने वाले लोगों पर उसका पूरा अधिकार था, क्योंकि वो प्लांट्स वहीं पर मिलता है। हुआ गया, किसी बाहर की एक कंपनी ने वो उस प्लांट्स को मतलब पेटेंट कराने के लिए हुई। तो फिर क्या हुआ, यूके के लोगों ने वहाँ पर जो हमारे उत्तराखंड के लोगों ने उस पर केस किया, और उसमें ये हुआ कि जो भी उससे प्रॉफिट होगा, जैसे कंपनी वो ने उस पर कॉपीराइट करा लिया कि हम ये होगा, तो होगा ये कि सपोज करो उन्होंने 1 करोड़ का प्रॉफिट कराया, तो आपको जो है, इनको जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, कितने देने पड़ेंगे, फेयर और इक्विटेबल, ये तो नहीं पता होता है कि कितने देने पड़ते हैं, लेकिन हाँ इतना देना पड़ेगा कि आपको, कि जिससे उन्होंने जो पौधे बचा कर रखे, सपोज करो हो सकता है कि आपको 50 लाख रुपए दे दे, ये हो सकता है। मतलब आपको इक्विटेबल शेयरिंग करनी पड़ेगी, आधा आधा शेयर करना पड़ेगा। तो ये जो कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये 3 कंपोनेंट पर काम करता है। तीन कंपोनेंट में 3 कंपोनेंट में काम करता है, और ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड। देखो, आज का जो टॉपिक है प्री के अंदर, यूपी पीसीएस के जो प्री होता है उसके अंदर एक टॉपिक दिया हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो उसके अंदर ये सब कुछ आता है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम ये एक और बात करते हैं कि ये जो कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इसके दो दो प्रोटोकॉल हैं। एक तो हो गया कार्टेजिना प्रोटोकॉल, और दूसरा हो गया नगोया प्रोटोकॉल। अब ये कार्टेजिना प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? कार्टेजिना प्रोटोकॉल इससे रिलेटेड है कि अगर सपोज करो कि आपने रिसर्च करी, और रिसर्च करने के बाद कोई बायोलॉजिकल वेपन आपने तैयार कर लिया, या सपोज करो कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें तैयार कर ली, जैसे अभी आपने मेडिसिन तैयार की, उन मेडिसिन के अंदर आपको कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उनको डाला जाता है। सपोज करो कि आपको कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं बहुत ही, या वायरसेस, ऐसी कोई चीज़ डेवलप कर ली, इसको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ले जाना है। सपोज करो कंट्री ए ने डेवलप की और कंट्री बी को उसकी ज़रूरत है, तो कंट्री ए को ऑर्डर करेगी कि हमको भैया ये इतनी 5-6 यूनिट चाहिए, हमको इसकी बहुत ज़रूरत है। तो होगा क्या कि कंट्री ए को कंट्री बी तक पहुंचाने के लिए बहुत ही रूल रेगुलेशन सेफ्टी की ज़रूरत होगी। तो ये जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल है, ये बायोडाइवर्सिटी से जो एक वायरस बनते हैं या कुछ भी बनता है उससे प्रोटेक्ट करके रखता है। तो मतलब ये बायो सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। ये कार्टेजिना प्रोटोकॉल बायो सेफ्टी से रिलेटेड है।
दूसरा होता है नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल के अंदर ये बोला गया था कि अगर, जैसे मैंने उत्तराखंड वाली बात बताई कि आपके यहाँ पर, क्योंकि अभी होता क्या है कि जो ये लोग होते हैं जंगलों, जो लोग आदिवासी होते हैं, तो इनको बहुत सारी मेडिसिन्स के बारे में पता होता है जो मॉडर्न पर्सन को नहीं पता होता, मॉडर्न वर्ल्ड में रहने वाले लोगों को नहीं पता होता। कभी जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो क्या काम करते हैं, इन ट्राइबल लोगों के पास जाते हैं और वो चुपके से इनकी रिसर्च को, मतलब जो भी मेडिसिन वगैरह होती है वो चुरा लेते हैं और उसको अपना खुद पेटेंट करा लेते हैं। तो ऐसा ना हो, अगर सपोज करो ऐसा होता है तो आपको ट्राइबल लोगों को भी आधा शेयर देना पड़ेगा उसको, जितने भी उन लोगों ने, ट्राइबल लोगों ने उस मेडिसिन को बचा कर रखा हुआ था। तो तीसरा ये जो हमारा नगोया प्रोटोकॉल है, नगोया प्रोटोकॉल इसी से ही रिलेटेड है। जैसे मैंने बताया कि फेयर एंड इक्विटेबल वाला भी कॉन्सेप्ट दिया था, तो ये नगोया प्रोटोकॉल उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। अब हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि 2022 के अंदर यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर हुई थी? कनाडा के अंदर हुई थी। कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, वहाँ पर हुई थी। और इसको चेयर कौन कर रहा था? देखो, चेयर तो इसको चाइना ने किया है। हुआ यूँ कि ये यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, ये चाइना के अंदर होनी थी 2020 के अंदर, लेकिन पैंडेमिक चल रहा था। 2020 में इसको सस्पेंड कर दिया, 21 में भी हुआ, फिर उसके बाद 22 में इसको फाइनली कराया गया। तो इसको चेयर कौन कर रहा था? चेयर कर रहा था चाइना। अब यहाँ पर ये एक और क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि जो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अभी हुआ था, बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी ये कनाडा के अंदर, तो यहाँ पर एक, मतलब एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट में ये बोला गया है कि हम क्या काम करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे 30% ऑफ द लैंड्स एंड ओशियंस। जो ओशंस ख़राब हो रहे हैं, लैंड्स ख़राब हो रही है, उनको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। प्रोटेक्ट करना है हमको, कब तक करना है? 2030 तक। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये 30/30 किससे रिलेटेड है? 30/30 जो रिलेटेड है वो, अगर ऐसे भी क्वेश्चन आए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, हाँ जी बिल्कुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है, क्योंकि ओशन को बचा कर रखना है। तो ये ऑप्शन ऐसे ही दिए जाएंगे आपको कि ये जो है लैंड और ओशन से रिलेटेड है, उनको कंजर्व कर, उनके कंजर्वेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास वर्ल्ड सॉइल डे। देखिए, वर्ल्ड सॉइल डे जो होता है हर साल 5 दिसंबर को बनाया जाता है, और इस बार जो वर्ल्ड सॉइल डे की जो थीम थी वो थी सॉइल वेयर फूड बिगिंस। ये इसकी थीम थी। देखिए, कुछ की थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये जो था इस पर काफ़ी आर्टिकल भी लिखे गए थे। ये जो वर्ल्ड सॉइल डे पर काफ़ी आर्टिकल्स लिखे गए थे, इसलिए मैंने इसको कवर किया है। अब आज का हमारा जो इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स, उसको कवर करेंगे। देखिए, ब्रिक्स सबसे पहले हमारे पास ब्रिक बना था। इसके अंदर कौन सी कंट्री थी? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। अब ये जो एस लगा इसके अंदर, ये 2010 के अंदर लगा। एस का मतलब हो गया साउथ अफ्रीका। अब तो इसका जो ये जो ब्रिक, एक जो लिखा हुआ है ब्रिक, ये जो, मतलब किसने दिया था इसका इन्वेंशन, किसने किया था, मतलब ये जो शब्द ब्रिक आया ये किसने इन्वेंट किया था? देखो, एक गोल्डमैन सैच्स नाम की एक कंपनी है, कंसल्टेंसी कंपनी है। इसका चेयरमैन थे जिम ओ नील। इन्होंने ये 2001 में ये कॉन्सेप्ट दिया था कि उस टाइम हो ही हो रहा था, क्योंकि 1991 में इंडिया ने एलपीजी रिफॉर्म लाए थे और चाइना में भी एलपीजी रिफॉर्म आ गए। तो मतलब हुआ यूँ था कि एशिया के अंदर लोगों ने अपने मतलब कंट्रियों ने अपनी इकोनॉमी खोल दी थी, तो मतलब काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा था। तो उसी को देखते हुए इन्होंने सोचा कि अब जो जो पावर है वो अमेरिका और यूरोप सब एशिया के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है। तो इसके अंदर ब्रिक के अंदर कौन कौन सी कंट्रियाँ हैं? ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 2010 के अंदर ज्वाइन किया था साउथ अफ्रीका ने। हेडक्वार्टर बहुत ज़रूरी है, हेडक्वार्टर था इसका। हेडक्वार्टर मतलब जो है वो चाइना के अंदर संगी। देखो, ये दो, इसकी अभी मीटिंग हुई थी, इसलिए बहुत ज़रूरी है ये ब्रिक्स, क्योंकि इस बार कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे जैसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। अब ब्रिक का एक बैंक है, ये काफ़ी आता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसको ब्रिक बैंक भी बोला जाता है। इसमें आपको ये याद रखना है कि ब्रिक बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो भी संघई के अंदर, बस ये याद रख लेना। वैसे और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है।
2014 में इसको मतलब बन गया था। ये ज़रूरी नहीं है पीसीएस के लिए, बस यही है। एक फैक्ट ये याद रखना, जो 2000 की G20 सॉरी 17th एडिशन जो हुआ था G20 का, वो बाली के अंदर हुआ था। और उसकी जो थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो थीम थी रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। ये थीम थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए G20 में से इस बार क्वेश्चन आने ही वाला है। आपको पता है कि 18th एडिशन जो इंडिया के अंदर हेल्ड किया जाएगा, ये भी सितंबर के अंदर ही होगा। तो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखिए एक तो ये, और हाँ मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंडिया के बाद, ये बहुत ज़रूरी है, इंडिया के बाद जो ब्राज़ील के पास G20 की प्रेसिडेंसी जाएगी, ये बहुत ज़रूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल के बारे में बात कर लेते हैं। ये प्री के अंदर ऐसे ही लिखा हुआ है, तो मतलब ऐसे नहीं, कई बार बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं इस पर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब ये होता है, देखो सस्टेनेबल का मतलब ये होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को ऐसे यूज करो जो फ्यूचर के लिए भी वो बची रहे। ठीक है। अब इसकी शुरुआत करते हैं। 2015 में इसको फॉर्मुलेट किया गया था जनरल असेंबली के द्वारा, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसके द्वारा किया गया था। और इसका जो टारगेट है वो 2030 है। तो आपने देखा होगा हमारे जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, उनके भी टारगेट 2030 तक ही सेट करके रखे गए हैं। इसलिए गए हैं कि उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से लिंक किया गया है। एक बात याद रखना कि जो इंडिया है, नेट जीरो एमिशन जो मतलब पॉलिसी अपनाई है इंडिया ने, 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन को ये मतलब हम ये 2070 तक हम इसको ऑब्टेन करेंगे। तो ये थे हमारे मतलब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एक बार और याद रखना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स थे। ठीक है। तो ये 2015 में ख़त्म हो गए थे, और 2015 से 2030 तक हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्टार्ट हुए थे। 2000 से स्टार्ट किया गया था इनको। ये मिलीनियम डेवलपमेंट गोल थे। ये तो बहुत पुराने हो गए, इसलिए वो इतना याद भी ना रहे हो, लेकिन हाँ थोड़ा पता तो है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि एलिमिनेट करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन एलिमिनेट भी तभी करोगे जब दिमाग में कुछ लगा हुआ हो, यहाँ ये कहीं सुना है। इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ये भी बोला जाता है 2030 एजेंडा भी बोला जाता है इनको, क्योंकि ये इनके जो जितने भी टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के, वे कितने हैं, वो मतलब उनका जो डेडलाइन है वो 2030 है। एक और याद रखना, ये 17 हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल हैं वो अपने आप में 17 है। अब देखो ये बहुत ज़रूरी है आपको ये पता हो थोड़ा थोड़ा, मतलब सस्टेनेबल गोल पूछे गए हैं आपसे। ये गोल दे दिए थे, उनसे पूछा है कि बताओ ये गोल, और सामने ऑप्शन थे कि भाई गोल नंबर 2, 3, 4 इनसे कौन सा गोल है। तो देखिए गोल नंबर 1 है नो पॉवर्टी, पॉवर्टी पर काम करेंगे हम। 0 हंगर। तो ये सारे के सारे एक दिन में याद नहीं होंगे, इन पर आपको काम करना पड़ेगा रोज़। ऐसे ही थोड़ा बहुत देख लिया, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, इनका एक मैप डाल दिया है यहाँ पर। तो आप 1-2 बार इसको देख लोगे तो हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस यही था। थैंक यू।